दोस्तों, मैं आज एक अहम टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। देश में आरक्षण की जब भी चर्चा आती है तो इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, सामाजिक चिंतकों द्वारा अलग अलग तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं। आखिर ये आरक्षण की जरूरत कब तक, इस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की राजनीति वोट बैंक पर टिकी है और वोट बैंक जाति पर, और आरक्षण की जरूरत इसी जाति की उपज मानी जा सकती है। आज आरक्षण जितना कमजोर और वंचित तबके के लिए जरूरी बन गया है, उससे अधिक ये राजनीतिक दलों के लिए भी नकदी फसल के समान बन चुका है। जाति जहां सामाजिक व्यवस्था की देन है, तो आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था की। समाज में धीरे धीरे ही सही बदलाव आते रहे हैं और संविधान में भी संशोधन का प्राविधान है। राजनीति और जाति दोनों में गहरा रिश्ता है। राजनीति से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं और जाति से धर्म और समाज की। इससे ये जोड़ा जाए कि आरक्षण से वंचितों की जड़ें मजबूत हो रही हैं तो उचित ही होगा। आरक्षण घर्षण की तरह एक आवश्यक बुराई बन चुकी है। ये आज ऐसा चर्चित शब्द बन चुका है, कुछ लोग इसको सुनना तक कष्टकारक मानते हैं और देश की आबादी का एक बड़ा तबका इसको वरदान समझने लगा है। भारतीय समाज में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का जितना लंबा इतिहास रहा है, आरक्षण को लागू हुए अभी उतने महीने भी नहीं हुए हैं। एक सच्चाई ये भी है कि जिस तरह अस्पृश्यता, शोषण, जातिवाद संपूर्ण देश की कोने कोने पर व्याप्त है, आरक्षण का लाभ उस अनुपात में इस वर्ग को अभी तक मिला नहीं है। अभी पूर्ण रूप से देश का शोषित और वंचित वर्ग आरक्षण युक्त हो भी नहीं पाया है और भारत को आरक्षण मुक्त करने की या इसकी समीक्षा करने की आवाज उठने लगी है, जिससे इस वर्ग में आरक्षण को लेकर चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आरक्षण चूंकि सरकारी सेवाओं और राजनीति में ही लागू है, सरकारी नौकरी के लिए उच्च शिक्षित होना जरूरी है और अभी देश ही 100% साक्षर मात्र नहीं हो पाया है, तो दलितों का क्या हाल होगा। आरक्षण खत्म करने से पहले निरक्षरता और जाति आधारित भेदभाव और शोषण को खत्म करने की पहल होनी चाहिए। आरक्षण विरोधी विचारधारा के कुछ लोग इसको समाज के लिए घातक वायरस तक की संज्ञा देने लगे हैं, मगर सिर्फ संज्ञा देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अगर ये वायरस है तो इसका टीका भी हमको ही मिलजुल कर खोजना होगा। 5000 वर्षों का सामाजिक विघटन और सामाजिक असंतुलन, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा ने एक वर्ग विशेष को समाज की मुख्य धारा से, शिक्षा से, समानता से वंचित रखा हो, आज भारतीय संविधान ने उनको अपनी पौराणिक स्थिति से उबरने का अवसर दिया है, तो उनके इस अवसर की समीक्षा करना या खत्म करना पुनः इस तबके के साथ अन्याय होगा। ये भी हकीकत है कि जो देश में शोषित हैं वही कुपोषित भी ज्यादा है। फल अभी कच्चा है, कच्ची अवस्था में तोड़ने की कोशिश करना पेड़ की शाखाओं को भी प्रभावित कर सकता है। पका हुआ फल स्वयं ही बंधन से मुक्त हो जाता है। आरक्षण का फल अभी कुछ ही पेड़ों में लगना शुरू हुआ है। अभी तो आधे से अधिक बाग के पेड़ों में इस फल को लगने का इंतजार है। इस फल को लगने दो और सींचो, खाद डालो, ताकि बहुत जल्दी संपूर्ण हिंदुस्तान के वंचित बागों में बेहतर फल लग सकें और उन फलों से जो बीज निकले वो रेगिस्तान में भी उगने लगेगा। फिर खाद पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब समाज से ही राजनीति की सीढ़ी शुरू होती है, तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ओर से दलितों और उच्च वर्गीय हिंदुओं के बीच जो खाई लंबी होती जा रही है, उस पर सेतु बनाने के प्रयास भी अवश्य होने चाहिए। जब दो धर्मों के अयोध्या विवाद को सर्वोच्च न्यायालय भी आपसी सहमति पर सुलझाने की सलाह देता है, तो छूत अछूत का मुद्दा तो स्वधर्मी है, एक परिवार का मसला है। मेरी राय में हमारे धर्मगुरु जितनी नसीहत
अन्य धर्मों को देते हैं, सर्वप्रथम अपने धर्म के अंदर पनप रहे जातिगत असंतोष के बारे में भी बहस और विचार विमर्श करना चाहिए। लंबी बीमारी का इलाज भी लंबा ही चलता है। जैसे भारत को गुलामी से मुक्त होने में लगभग एक शताब्दी तक संघर्ष करना पड़ा। पराधीनता से तो मुक्त हो गए, मगर मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सके। गांधी जी ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात फिट बैठती है। हमको जातिवाद और रूढ़िवाद, पाखंडवाद से घृणा करनी चाहिए, न कि आरक्षण से। जब तक जाति के बोझ को भारतीय समाज ढोता रहेगा, आरक्षण की थकान भी बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जब तक ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़न के अधिकारी वाली सोच समाज में जीवित है, शायद तब तक आरक्षण की जरूरत भी बनी रह सकती है या बनी रहनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हमारे समाज से कुरीतियों का अंत नहीं हुआ है। कई उदाहरण हैं जिनमें सती प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, दहेज प्रथा का अंत हुआ है, मगर ये सभी आजादी से पहले ही खत्म हो चुके थे। मगर अब सवाल यह है कि आजादी के बाद हम न तो वंचितों, दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाए हैं और न ही जाति के बंधनों को तोड़ पाए हैं। जब तक समाज इस वर्ग को पूर्णतः हिंदू होने के सारे अधिकार प्रदान न कर दे, ये व्यवस्था बनी रहेगी। मुझे लगता है जब तक गुजरात के ऊना जैसी, हरियाणा जैसी, 80 के दशक में उत्तराखंड के कफलटा जैसी, अक्टूबर 2016 में उत्तराखंड के ही बागेश्वर जनपद में चक्की सोने पर उच्च जाति के शिक्षक द्वारा सोहनलाल नाम के व्यक्ति की गला काटकर हत्या जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जैसा कि सतयुग के बारे में कहा जाता है, जब बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते थे, आज हमको भी मानव होने के नाते इस संबंध को बनने तक इंतजार करना चाहिए। दलित वर्ग निम्न पायदान में ही सही, मगर वैदिक काल से ही समाज का चौथा स्तंभ बनकर हमेशा सेवा करता रहा है। इसलिए उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। सिर्फ गरीबी ही आरक्षण का आधार नहीं मानी जा सकती है। इसमें सामाजिक पिछड़ापन और उचित प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। आरक्षण भोगियों को भी नई पीढ़ी को धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए। आज हम सूचना क्रांति और डिजिटल वैज्ञानिक दौर में लैंडलाइन टेलीफोन से 2G, 3G होते हुए 4G और 5G की ओर बढ़ गए हैं। उनको ये समझना होगा कि बहुत लंबे समय तक सिर्फ आरक्षण को ही नौकरी पाने का सहारा नहीं बना सकते हैं। वंचितों को भी आरक्षण रूपी चम्मच से हिलाए बिना प्रतिस्पर्धा के विलायक में घुलने की आदत डालनी चाहिए। जिस दिन देश का दलित और वंचित वर्ग हिंदुत्व के विलयन की संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर लेगा, इसमें संदेह नहीं कि वह खुद ही आरक्षण की बैसाखी को फेंक देगा। उस दिन ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जाति के नाम पर भी श्रेष्ठता और निम्नता भी समाप्त होने की ओर अग्रसर होगी। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।